नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला आईएएस। तो पिछला जो हमारा एक वीडियो आपने देखा होगा हमारे इस चैनल पर, वो था मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण पर, जहां पर उस तरीके से जो भी आर्थिक सर्वेक्षण आया उसको काफ़ी संक्षेप में आप सबके सामने प्रस्तुत किया और उन पोर्शंस पर ज़्यादा जोर दिया जहां से मध्य प्रदेश में किसी भी परीक्षा को अगर आप देने जाते हैं तो जहां से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। आज हम चर्चा करेंगे बजट पर, और चलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि बजट भी आपको दोनों ही मीडियम में मिलेगा, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में। सो अभी हम लोग खोल लेते हैं हिंदी वाला, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बजट में कि क्या हुआ। मोहन यादव जी का बजट है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रस्तुत किया जगदीश देवड़ा जी ने। कब किया, क्या है, कितनी अर्थव्यवस्था का आकार क्या है, कितना घाटे का बजट है, कितनी नई योजनाएं लेकर के आए हैं, इन सारे मुद्दों पर जहां से पिछले वर्षों में लगातार प्रश्न बनते रहे, मैंने उन सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया है। तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपकी बेहतर समझ बनेगी, और फिर जब आप मध्य प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे इकोनॉमी में बजट से रिलेटेड, आपको 2-3 प्रश्न तो वहाँ आने ही आने हैं। इकोनॉमिक सर्वे और बजट इन दोनों को मिला लेंगे तो आप यूँ मान के चलिए कि 5 से 8 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसलिए इन दोनों वीडियोस को आपने देखना है। और एक बात और कहूँगा, देखिए लर्निंग का एक प्रोसेस होता है। आप एक बार देख करके सोचेंगे तो शायद आपको ये बेहतर तरीके से याद ना हो पाए चीज़ें। आप इसे जब देखें तो पॉज करें, इसके नोट्स बना लें। दूसरा एक काम और कर सकते हैं आप, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ जाएँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ये नोट्स आपको वहाँ PDF के फॉर्म में उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो बजट पर बात करते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का ये एक दूसरा बजट है, और जहां पर उन्होंने GYAN, अगर हम बात करें 25-26 का तो उनका दूसरा बजट था, इस बार का तीसरा है। तो GYAN यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इस पर बात की थी 25-26 में अपने दूसरे बजट में। इस बार 26-27 का उनका तीसरा बजट है, और इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने देखिए क्या किया, GYA मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के अलावा 2 आई और शामिल कर दिए। एक आई है इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा आई है इंडस्ट्रीज, उद्योग, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए इन सारे मुद्दों को देखते हैं अब क्या होता है। और एक चीज और देख लीजिए, बजट अगर हम यहाँ बात करें, सिर्फ इन्हीं सेक्टर की बात करें तो 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इन पर खर्च होना है। ओवरऑल अगर हम पूरे टोटल बजट की बात करें कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कितने का बजट प्रस्तुत किया है, तो वो है 4,38,317, 4,38,317 करोड़ रुपीस का टोटल बजट ये है। अब यहां पर एक सवाल, एक नहीं कई सारे सवाल हैं। नंबर 1, आखिर ये बजट होता क्या है? तो देखिए बजट क्या है इसे समझिएगा। बजट बेसिकली, अब हम बात करें 26-27 का, सन 2026-27, इट मीन्स आगे का जो अगला जो साल आना है हमारा फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए क्या अनुमान है, एस्टिमेशन है कि हमें इनकम कहाँ कहाँ से आएगी और हम खर्चा कहाँ कहाँ पर करेंगे। तो ये क्या है, ये बजट अनुमान बोला जाता है इनको। तो ध्यान रखिए, वर्ष 26-27 के लिए अनुमान है कि हमारा टोटल साल भर में फाइनेंशियल ईयर में हम इतना पैसा आएगा और इतना पैसा हम खर्च करेंगे, मतलब मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। तो उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जैसे हम अपने घर में एक बजट बनाते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस कितनी, मतलब एक आमदनी देखी कि टोटल आप कितना कमाते हैं, उसमें से बच्चों की स्कूल की फीस होगी। गाड़ी है तो गाड़ी अगर आपने EMI पे चल रही तो EMI कितनी होगी। घर है, घर अगर EMI पे जा रहा है या उसके मेंटेनेंस पे खर्च हो रहा है, उनका कितना होगा। घर में जो हमारी मदद करने के लिए कोई सहायक हैं किसी तरह से, उनकी सैलरी आप देंगे। तो उसी तरीके से आपके रोज़मर्रा के खर्चे, कार का फ्यूल है, खाने पीने, बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, इंटरनेट का बिल, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है। इसके अलावा फिर आप देखेंगे क्या आप उस महीने अगर आपकी जो बचत होगी तो आप सोचेंगे चलो कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट कर दें म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, गोल्ड में, बैंक में, FD, दुनिया भर के तरीके हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपके पास इनकम कम है और आपके खर्चे ज़्यादा हैं, फिर आप क्या करते हैं, आप बोरो करेंगे, इट मीन्स उधार लेंगे। तो सरकारें भी ऐसे ही करते हैं, जब ये उधार लेते उसे बोलेंगे राजकोषीय घाटा हो गया, डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसे बोलते राजकोषीय प्रबंधन, कि उधार लेकर के
लेना और डेवलपमेंटल वर्क करना। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कोई उसे व्यापार करना है तो बैंक से वो व्यापार के लिए उधार लेता है, लोन लेता है, लोन को फिर चुकाता है, और अगर वो ठीक प्रकार से अपने काम को करता है तो फिर वो लोन को पूरा चुका देता, अपने व्यापार को वो फायदे में ले आता है। तो इसी तरीके से सरकारें भी ऐसा ही करती हैं। जो उनकी इनकम है, एक्सपेंडिचर है, उसका ब्यौरा है। इसके अलावा अगर उनकी इनकम कम है लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं तो वो बोरो करेंगे, इट मीन्स उधार लेंगे। बैंकों से उधार ले सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उधार ले सकते हैं, केंद्र सरकार से उधार ले सकते हैं, और तो और आम जनता को भी बॉन्ड्स जारी करके आम जनता से भी उधार ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। और देखिए, किसी भी अगर अर्थव्यवस्था को विकास करना है तो वहाँ निवेश करना होगा। और निवेश कैसे करना होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट मीन्स पूंजीगत जो है खर्च करने होंगे। वेतन और पेंशन से ज़्यादा हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या हम डैम्स बना रहे हैं, बिजली और ज़्यादा बना रहे हैं, पुल, सड़क, रेल, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बना रहे हैं, जिससे कि भविष्य के लिए हम कुछ अच्छी चीज़ें जनरेट कर पाएँ, जिससे कि भविष्य की पीढ़ी को लाभ हो, नए रोजगार भी हम सृजित कर पाएँ। ये सारी चीज़ें इस बजट में। तो चलिए हम वो सारे सेक्टर्स पे बात करेंगे कि क्या है। एक और एक टर्म इस्तेमाल किया यहाँ पे, रोलिंग बजट। ये क्या है? देखिए, केंद्र सरकार तो काफ़ी पहले से रोलिंग बजट, प्लान हॉलीडे, ये सब चीज़ें आती रही। रोलिंग बजट का मतलब है कि बजट मान लीजिए 2026-27 का, तो 27 खत्म होकर के ये खत्म नहीं होगा, बल्कि उसके आगे के ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और उसके आगे के लिए भी कैरी फॉरवर्ड। तो 26-27, 27-28, 28-29, मतलब अगले 2 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। इसमें राशि भी और जो अनुमान लगाए गए हैं, जो विकास के लिए योजना रखी है, उनको आगे बढ़ाते चलेंगे। तो उसे बोला रोलिंग प्लान की वहीं पे खत्म नहीं होना एक फाइनेंशियल ईयर, बल्कि ये आगे भी चलता रहेगा। तो इस तरह से है। सो चलिए, माफ कीजिएगा, तो 2026-27 का जो बजट है वो GYANNII, इट मीन्स गरीब, युवा शक्ति, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड आई फॉर इंडस्ट्रीज। आपको कुछ भी अगर समस्या है तो आप बस मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि बजट बहुत टफ होता है, कठिन होता है, डेटा आंकड़े बहुत होते हैं, याद नहीं होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। राइट, आपको तरीका बता दूंगा कि आप इसे कैसे, क्योंकि आज मेरी पूरी कोशिश होगी इस बजट को इतना आसान बना दूं कि आप इसे याद कर पाएँ, जो जरूरी तथ्य हैं उन्हें, और फिर आप अपने एग्जाम में अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो चलिए, यहाँ इन बातों को याद रखिएगा कि गरीब कल्याण के लिए कुल टोटल बजट में राशि कितना आवंटित की गई है, 15,000 करोड़ से ज़्यादा। उसी तरह से युवाओं के लिए 32,000 करोड़ से ज़्यादा है। अन्नदाता, इट मीन्स कृषकों के लिए, तो वहाँ पर है लगभग 1 लाख देखेंगे 15,000, तो काफ़ी बड़ा हिस्सा वहाँ जा रहा है। नारी शक्ति की बात करें तो 31,000 करोड़ रुपीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1,06,000 करोड़ रुपीज़ है। उसी तरह से इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में अगर देखें तो 6,400 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर भी एलोकेशन किया जा रहा है। ये देखिए, ये सरकार का है ब्यौरा, इसे ध्यान दीजिएगा। टोटल हमारे 26-27 के लिए टोटल बजट कितने का हो रहा है? 4.38 लाख करोड़ रुपीज़ का, ऐसे याद रखिएगा, जिसमें कि कुल खर्चा कितने का हो रहा है? 3.88, राइट, और कुल आय कितनी हो रही है? तो 3.89। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि ये सरप्लस है, मतलब हमारी इनकम भले वो कम प्रतिशत है, लेकिन इसमें ज़्यादा, तो आप इसे घाटे का बजट नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि अगर हमारी इनकम जितनी है 3.89 और हम खर्च कितना कर रहे हैं 3.88 लाख करोड़, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको फायदा दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है कि सरकार कितना कर्ज लेगी, मतलब उसके भविष्य के लिए, क्योंकि जो FRBM एक्ट है तो उसमें कुछ प्रावधान किए गए कि आपको कितना रखना चाहिए GDP का, आपको अपना जो उधार है, ऋण लेते हैं, वो कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो उसके आसपास है, बहुत ज़्यादा घाटे में नहीं। लेकिन यहाँ हम देखें तो सरकार कितना, तो लगभग 54,448 करोड़ का यहाँ पर उधार लेने का सरकार ने टारगेट रखा है। अब अगर देखें कुछ योजनाएं, जैसे कि संबल योजना क्या है, और ये कहाँ? गरीब कल्याण पर जा रहा है, जिसके लिए 15,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान किया गया है। तो इसमें अगर देखें तो इस संबल योजना में क्या होगा, तो इसका नाम है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, इसे संबल 2.0 भी कहा जाता है। इस योजना के माध्यम से जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनके सामाजिक सुरक्षा देने के लिए इसमें 600 करोड़ रुपीस का प्रोविजन किया है, प्रावधान किया गया है।
इसी तरीके से अगर हम बात करें आवास के लिए, तो गरीबों को पक्का आवास जो उपलब्ध कराया जाता है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए होती है, इसके तहत भी लगभग 4,500 करोड़ रुपीस। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, मे भी हो सकता है 600 करोड़ या 4,500 करोड़ ये डेटा भूल जाए चलेगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आवास के लिए क्या, गरीबों को पक्का आवास, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और रूरल, मतलब दोनों, ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए। उसी तरह से संबल योजना क्या है, संबल योजना 2.0, तो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना किसके लिए, असंगठित क्षेत्र के ये श्रमिकों के लिए, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर हैं उनके लिए ये योजना है, राइट, ध्यान रखिएगा। फिर आता है खाद्य सुरक्षा के लिए कि फूड सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाता है, तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, इसके तहत क्या करते हैं, जो गरीब परिवार होते हैं उन्हें रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है, राइट। तो गरीब परिवारों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है और इसके लिए इस बजट में 1200 करोड़ रुपए की राशि भी तय कर दी गई है कि इतना इस पर खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखें, हेल्थ सेक्टर में, तो आयुष्मान भारत योजना जो कि एक सेंटर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके अंतर्गत देखें तो जो भी गरीब लोग होते हैं उनके लिए, उनके प्रति परिवार, ध्यान रखें व्यक्ति नहीं है, परिवार के लिए, तो प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का इसमें निशुल्क उपचार या इलाज की सुविधा दी जाती है। मन में एक सवाल आएगा, अगर उससे ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे, तो वहां पर मुख्यमंत्री का एक कोष होता है, अगर रिक्वायरमेंट होती तो एप्लीकेशन लगाना होता, वहां से उससे भी हो जाता है, या फिर एम्स में अगर जाते हैं, एम्स में भी इस तरह के मरीजों के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जाती है, राइट फ्रेंड्स। अब सामाजिक पेंशन के अगर देखें तो यहाँ पर कई तरह की पेंशन्स हैं, तो वहाँ पर आपने उन सारी पेंशन्स को याद रखना, और एक अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा मध्य प्रदेश में अलग अलग सेक्टर की जो योजना है, उसमें हम सामाजिक सेक्टर में जो चल रही योजनाएं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर आज इस पर चर्चा करूंगा तो ये वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा और आप हो जाएंगे बोर। चलिए, सो आप ध्यान रखें, बस इतना देख लीजिए, इसके लिए भी 3800 करोड़ रुपीस का प्रोविजन किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर देखें तो यहाँ पर गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संत रविदास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार योजना है, और भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। तो इन दोनों योजनाओं के तहत क्या किया जाता है, यहाँ पर सब्सिडाइज रेट पर लोन प्रोवाइड किया जाता है, ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि लोग स्वरोजगार कर सकें, राइट। तो सरकार अपनी तरफ से ये सुविधा देती है। युवा शक्ति के मामले में अगर देखा जाए तो देखिए, इस बजट में इसका जो हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो का हर हाथ को काम, ये प्रश्न बन सकता है, पूरी तरह से ध्यान रखें, हर हाथ को काम, तो बजट का उद्देश्य क्या है, खासतौर से युवाओं के लिए, तो हर हाथ को काम, पूरी कोशिश की जा रही कि इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो कि सबको रोजगार मिल सके। इसके अलावा देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में एक लिमिट है, आप नौकरियां दे पाएंगे कितने लोगों को, लिमिटेड, बट यहाँ पे उन्होंने कहा 50,000 लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं कि इतनी हम नई भर्तियां निकाल रहे हैं सरकारी पदों पर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, पुलिस विभाग में अगले 3 सालों में 22,500 पोस्ट पर भर्ती की जाएगी, राइट, रिक्रूटमेंट किए जाएंगे। उसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर में देखें तो प्राइमरी, मिडिल और हायर अगर उसमें देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे 15,000 टीचर्स के लिए भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा जो ट्राइबल इलाके हैं, आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों के लिए 4,485 टीचर्स के रिक्रूटमेंट की प्रोसेस भी शुरू की जा रही है, याद रखिएगा इन बातों को, राइट। इसके अलावा पीएम श्री योजना के तहत 530 करोड़, संदीपनी विद्यालय जो हैं इनके लिए 3068 करोड़, साइकिल योजना जो कि स्कूल की तरफ से है, स्कूटी, लैपटॉप, ये योजनाएं दी थी, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना, छात्रवृत्ति योजना, तो इन सभी के लिए काफ़ी सारा बजट अगर हम देखें तो एलोकेट किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 19,000 महिलाओं को कौशल विकास, मतलब स्किल डेवलपमेंट, और उन्हें ऐसे कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा जहां से कि वे अपनी आजीविका कमा सकें। इसी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखें, जो जी राम जी जो योजना है जिसमें कि हम कहते हैं रोजगार गारंटी के लिए, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो गारंटी मिशन जो है कि आजीविका के लिए रोजगार और आजीविका गारंटी ग्रामीण के लिए, ध्यान रखें 28,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पे प्रोविजन किया गया है, राइट फ्रेंड्स। तो अब अगला देखते हैं, अन्नदाता, इट मीन्स किसके लिए हो गया, किसानों के लिए।
तो ईयर 2026 को क्या घोषित किया? किसान कल्याण वर्ष। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आ रहा है, हर हाथ को काम, किसान कल्याण वर्ष, ये सारे प्रश्न आने हैं, इसलिए आप तैयार रहिएगा। मतलब जब आप पेपर देंगे तो आप मेरी इन बातों को याद रखिएगा, ये सारे जगह से क्वेश्चंस आएंगे, तब आप मुझे याद करेंगे फिर से कि हाँ, यशोवर्धन सर ने जो बातें बताई वहाँ से क्वेश्चंस फंसते हैं। तो प्लीज़ इसको वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, और इसके साथ साथ इसके नोट्स जरूर बना लीजिए। अगर आप नहीं बनाना चाह रहे हैं तो आप PDF को जरूर डाउनलोड जरूर कर लें। राइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, तो देखिए किसान सम्मान निधि, इसके तहत क्या होता है, देखिए इसमें भी किस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इन दोनों के तहत अगर देखें तो एक साल में 12,000 रुपए नगद दिए जाते, 6-6 हज़ार करके। 6,000 हो गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और 6,000 मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, तो कुल मिलाकर के 1,000 रुपये प्रति महीना पड़ जाता है। तो ऐसे देख लीजिएगा, तो यहाँ पर ये जारी रहेगा। कृषकों को लोन देने की अगर बात करें तो कृषकों को जो वित्तीय सहायता दी जा रही है, तो यहाँ पर 25,000 करोड़ रुपए के लोन बांटने के लिए टारगेट तय किया गया है। प्रोत्साहन राशि जो दी जाती है किसानों को, तो वहां पर भी इस बार काफी सारी राशि 337 करोड़ रुपीस का प्रोविजन किया, ताकि किसानों को और ज्यादा सहायता दी जा सके। सिंचाई की अगर बात करें तो ईयर 2026-27 में इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाने की बात की गई है और टारगेट रखा गया 7.5 लाख हेक्टेयर, इतने और इलाके को सिंचित बनाना है। राइट, तो अगर जमीन सिंचित होगी तो क्या होगा, उससे उत्पादकता बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इलाका इरिगेटेड होगा, सिंचाई होगी तो ज़्यादा कृषि का विस्तार किया जा सकेगा। सोलर पंप के लिए अगर देखें तो यहाँ पर एक योजना चल रही है, जिसके तहत जो भी पंप लगाना चाहे सोलर पंप, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इसके अलावा नहरों का विस्तार, ग्रामीण सड़कों का विस्तार, भंडारण केंद्रों का विस्तार, इन सभी के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं मध्य प्रदेश सरकार की। और देखते हैं, बात की जाती है कि किसानों की आमदनी को कैसे डबल किया जाए, तो सिर्फ अगर खेती तक रहेंगे तो नहीं, उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि ना केवल एग्रीकल्चर बल्कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट को स्थापित किया जाएगा, ताकि किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सके। वो कब, और हर जिले में बनाए जाएंगे, जैसे प्रति जिला एक उत्पाद, तो उसी तरीके से हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी, ताकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वहां पर डेवलप हुई तो किसानों को और ज्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सकेगा। पशुपालन और डेयरी के सेक्टर में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के लिए टारगेट रखा गया कि मध्य प्रदेश को बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, दूध की राजधानी। ध्यान रखें, इस वक्त मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 707 ग्राम प्रतिदिन है, और राष्ट्रीय स्तर की अगर देखें तो वहां पर है 424 या 25, मतलब 450 से ऊपर नहीं है ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता। इट मीन्स मध्य प्रदेश काफी बेहतर है। दूध उत्पादन में भी यहाँ पे, आप इसको प्लीज यहाँ नहीं लिखा, बट मैंने इकोनॉमिक सर्वे में ये सारा डेटा दिया था, ध्यान रखें। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन यूपी में होता, नंबर 2 पे राजस्थान में, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, और इसी को क्या बनाना है, दुग्ध उत्पादन की राजधानी बनाना है इस देश के लिए। राइट, फिर आता है कि जो प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की जो बात की जाती है, जहां पर किसी भी तरह के रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाएगा, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाएगा, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक तरीके से फार्मिंग की जाएगी। तो उसका जो क्षेत्र है अब उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि 2.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को और आगे इसमें जोड़ा जाए। अब आते हैं हम नारी शक्ति या विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो लाडली बहना योजना, जिसमें की राशि अभी दी जाती है कितना, 1250 रुपए, जिसे बढ़ा करके कर दिया 1500 रुपए। तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें कि यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना, तो 8वीं क्लास तक के बच्चों को ये टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराया जाएगा स्कूलों में। तो चलिए अभी डिटेल एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। तो महिलाओं के लिए इस बजट में 1,27,055 करोड़ रुपीस का प्रोविजन किया गया है। वर्किंग वुमेन के लिए सखी निवास बनाए जाएंगे, उनके इट मीन्स हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, जो कि कहाँ होंगे, उज्जैन, धार, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम, इन जगह पे वर्किंग वुमेन्स के लिए हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, जिनका नाम है सखी निवास। लाडली बहना योजना तो राइट आपको बता दिया कि उसमें किस तरह से हमने देखा कि 1250 को बढ़ा करके 1500 कर दिया गया है। और लाडली लक्ष्मी योजना अगर देखें
तो इसमें भी, यहाँ भी अगर देखें तो इसमें भी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जिसमें 1800 करोड़ रुपीस का प्रोविजन किया गया है। ये जो दुग्ध प्रदान योजना कौन सी, यशोदा, इसमें क्लास 8 तक के जो बच्चे हैं और लगभग ये 80 लाख बच्चे जिन्हें टेट्रा पैक में दूध प्रदान किया जाएगा, राइट। सो ये एक बहुत अच्छी योजना है जिससे कि बच्चों को पोषक आहार मिल पाएगा। और ये ध्यान रखें, ये सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए क्लास 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चे, जो कि 80 लाख बच्चे हैं, इन्हें टेट्रा पैक, जैसा कि आपने फ्रूटी वगैरह का पैक देखा ना, उसे टेट्रा पैक बोलते हैं, और जो सांची अमूल के आते हैं उनको पॉली पैक बोला जाता है। तो ये टेट्रा पैक में दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि उससे इसकी जो सेल्फ लाइफ है, जो इसकी उम्र है दूध की, वो ज़्यादा समय तक खराब नहीं होगा, अच्छे से पैक किया जाए। उसमें 7 लेयर होती हैं, तो उसमें पैकिंग अच्छी होती है। इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो 8000 करोड़ रुपीज़ का प्रोविज़न यहाँ पे किया गया है। और जिसमें देखिए इसमें क्या किया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा कि देखिए औद्योगिक संरचना में कैसे कि जगह जगह इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे, राइट। और ऐसे में क्या करेंगे, वो बनाएंगे लैंड बैंक, ताकि भाई जो भी सरकार को, अगर मान लो कोई इंडस्ट्री आती है, अब वो बोलेगी आपके पास तो लैंड ही नहीं है, हम कहाँ जाके इंडस्ट्रीज लगाएं, तो पहले बनाएंगे लैंड बैंक और फिर बोलेंगे कि चलिए आप आइए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिट रखेंगे और बताएंगे हमारे पास इतनी लैंड है, अगर आप आते हैं हम आपको काफ़ी सस्ती दरों पर या लीज पर जमीन उपलब्ध करा देंगे, आप आ जाइए, राइट। सो यहाँ पे लगभग प्रदेश में कितना हो रहा है, 19,300 एकड़ जो लैंड बैंक यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये ताकि जमीन की किसी तरीके से कमी ना हो। इसके अलावा इंदौर और भोपाल में नए ये आईटी और डेटा सेंटर क्लस्टर भी डेवलप किए जा रहे हैं। और अगर देखते हैं प्लग एंड प्ले, ये क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। देखिए जो एमएसएमई सेक्टर है, यहाँ पे प्लग एंड प्ले जो है बुनियादी ढांचा। अब प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई भी चीज़, अगर ये मान लीजिए ये पैनल है, ये टीवी एक तरह से, अब ये पूरी तैयार स्थिति में है, अब मैं यहाँ लेकर के लाऊं और डिब्बा खोलूं, लेके मैं कहूँ अरे बगल में तो ये प्लग लगाने के लिए कहीं जगह ही नहीं है, कोई पिन ही नहीं है ऐसा, तो क्या करें, तो फिर मुझे बिजली वाले को बुलाना पड़ेगा, फिर मैं कहूँगा ये लगाओ तब इस्तेमाल। तो यहाँ पे सरकार क्या करे, प्लग एंड प्ले मॉडल पर है कि हम आपको सारी फैसिलिटीज उस जगह पर देंगे, आप बस आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और अगले दिन से अपना उत्पादन चालू कीजिए। इसे बोला जाएगा प्लग एंड प्ले, राइट। इसे समझा देता हूँ। देखिए ये एमएसएमई सेक्टर के लिए एक ऐसी योजना है, ऐसी व्यवस्था है जहां सरकार या निजी डेवलपर्स पहले से तैयार किए गए औद्योगिक शेड, कारखाने या जमीन इत्यादि उपलब्ध कराते हैं, जहां पे बिजली, पानी, सड़क और दूसरे बुनियादी सुविधाएं होती हैं, और वहां पर सिर्फ मशीन लेकर के जाना होता है और उत्पादन शुरू कर देना होता है। तो इसे बोला प्लग एंड प्ले मॉडल। ध्यान रखें, जैसे स्पोक एंड हब मॉडल आया था, अब प्लग एंड प्ले मॉडल आ जाएगा, तो आप तैयार रहिए। मेंस में ये स्पोक एंड हब मॉडल ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और हम लोग मेंस के लिए और भी ज़्यादा बातें करेंगे क्वेश्चंस के साथ। निवेश प्रोत्साहन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोत्साहन के लिए कि जो अगर कोई आता है यहाँ पर, तो उसको किस तरह की छूट दी जा सकती है, क्या क्या किया जा सकता है, उन योजनाओं के लिए 2500 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकार यहाँ पर एक चीज और कर रही है। वो क्या कर रही है, देखिए 2030 तक के लिए वो एक प्लान बना रहे हैं कि हम कैसे और ज्यादा इंडस्ट्रीज को यहाँ डेवलप करें, तो उसके लिए एक नीति बनाई जा रही है। सो अगर पिछले 2 साल की अगर बात करें तो जो एमयू साइन हुए हैं, निवेश प्रस्ताव पिछले 2 सालों में 33 लाख करोड़ रुपीस के इस तरह के प्रपोजल आए हैं। एमयू साइन हुए मतलब प्रस्ताव आए सरकार के पास। अब कोशिश ये की जा रही है कि भाई करप्शन ना हो, और जो कहते हैं ना कि यहाँ पर अगर कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको बहुत सारी मल्टी विंडो पे न जाना पड़े, तो सिंगल विंडो सिस्टम हो, तो इस तरह की कोशिश की जाए कि सिंगल विंडो सिस्टम हो, ज़्यादा समस्या ना आए, आप आएँ और फटाफट 5-10 दिन में आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, सब कुछ कीजिए, अपनी इंडस्ट्रीज डालिए, मशीनें लाइए और चालू कीजिए, उस तरह की कोशिश की जा रही है। एमएसएमई और स्टार्टअप के सेक्टर में अगर देखें तो यहाँ पर भी स्टार्टअप्स इसलिए कि ताकि युवाओं को नए नए अवसर दिए जा सकें, और यहाँ पर स्टार्टअप हब और इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। देखिए स्टार्टअप मतलब यूँ समझिए कि कोई भी जो छोटी इंडस्ट्री है वो सर्विस सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो स्टार्ट किया जा रहा है। इंक्यूबेशन हब जो मैं इकोनॉमिक सर्वे के दौरान भी बातचीत की थी, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। इट मीन्स उनको एक इस तरह का वातावरण देना जिससे कि वो अपने उद्योग को आगे बढ़ा पाए, उनको मेंटरशिप देना, उनको वित्तीय मदद देना, उनको सलाह देना, तकनीकी सलाह देना, इस सारी चीज़ें उनको सुविधाएं देना, राइट। तो इस तरह से समझिए इस बात को।
फिर आता है एक जिला एक उत्पाद, जिसमें कि जो भी उस जिले में कोई खास उत्पाद अगर बनता है तो उसके लिए वहीं पर फूड प्रोसेसिंग के इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी और उस उत्पाद की बढ़िया ब्रांडिंग की जाएगी ताकि उस उत्पाद की एक पहचान बनाई जा सके। तो ये ध्यान रखें, एक जिला एक उत्पाद, ये मेंस और प्री दोनों में इस तरह के आते हैं। तो हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे कि सारे आपको पता चले किस जिले में कौन सी चीज़ खास है। राइट, तो अब हम यहाँ पे देखें श्रम कल्याण के क्षेत्र में, देखें कि औद्योगिक क्षेत्र में और क्या किया जा रहा है। सो इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पे श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण के लिए विभाग को 1335 मतलब 1335 करोड़ रुपीस का फंड एलोकेट किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगर देखें तो देखिए उज्जैन में होना है सिंहस्थ का मेला, मतलब कुंभ का मेला, तो सिंहस्थ के लिए 3000 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया। अगर प्रश्न आए तो आपने सीधा ये लगा देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अगर देखें तो एक साल में जो अगला जो है बजट में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे प्लान किया गया है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री माजरा टोला सड़क योजना, याद रखें ये प्रश्न अगर आए तो आपने कैसे करना है। इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए 21,630 करोड़ रुपए का यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। राइट, इसी तरह से अगर शहरों के लिए देखें तो शहरों में सड़कों के रखरखाव और नई सड़कों के निर्माण के लिए भी प्रावधान किया गया, जहां पर 12,000 करोड़ से ज़्यादा की व्यवस्था है। मेट्रो की बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर 2 जगह पर मेट्रो सेवाएं अब परिचालन में आ चुकी हैं और आगे के जो सेकंड फेज के लिए भी इसमें लगातार तैयारी चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इंदौर से उज्जैन के लिए 6 लेन हाईवे पर काम अभी चल रहा है, उससे पहले से कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके लिए 13,851 करोड़ रुपीस का ऑलरेडी एलोकेशन हो चुका है। और अगर यहाँ पे बात करें जो अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो श्रद्धा नगर योजना, इसके अंतर्गत है कि वार्ड स्तर पर बुनियादी ढांचे के विकास की बात की गई है, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपीस का प्रोविजन किया गया है। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि शहरी और ग्रामीण दोनों सेक्टर के लिए चलाई जाती है, जिसके तहत पक्का मकान बनाया जाता है गरीबों के लिए, 6,850 करोड़ रुपीस का यहाँ पे प्रावधान है। और अगले 5 साल में 10 लाख ऐसे नए पक्के घर गरीबों को बना करके देने का लक्ष्य रखा गया है। राइट, और देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर या हम जल की बात करें उसके लिए तो जल जीवन मिशन, इसका उद्देश्य हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाना। देखिए ये विषय काफ़ी गंभीर हो जाता है ऐसे टाइम पे जब कुछ समय पहले इंदौर के भागीरथपुरा में हम देखते हैं कि जो सीवर का पानी पेयजल के वाटर में मतलब पानी में मिल गया था, जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई और कई लोग आईसीयू में भी भर्ती होना पड़ा। ऐसे में जरूरी है कि जो पानी से संबंधित जो वाटर सप्लाई से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बेहतर तरीके से काम किया जाए। सिंचाई की बात करें तो लगभग ये टारगेट रखा है कि 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित बनाया जाएगा, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। उससे फायदा क्या, किसानों का पलायन भी रुकेगा। एनर्जी सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे बिजली उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन वितरण की बात करें तो यहाँ पर 34,000 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। सिंहस्थ की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उज्जैन में जो है सिंहस्थ का मेला होगा उसके लिए 3,060 करोड़ रुपीस का प्रोविजन किया गया है। ग्रामीण अधोसंरचना की अगर बात करें तो देखिए अब पहले जो एक योजना थी मनरेगा, अब उसका नाम हो गया जी राम जी योजना, जिसके तहत अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 10,428 करोड़ रुपीस का प्रोविजन किया गया है। और अगर हम टोटल बात करें कि पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तो टोटल 40,000 करोड़ रुपीस का प्रोविजन किया गया है। इट मीन्स अगर अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल मिलाकर की जो बजट है मध्य प्रदेश का, एक ऐसा बजट यहाँ पर सामने हमें दिखता है जिससे कि सभी सेक्टर्स के विकास के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है, जिसमें कि ना केवल गरीबों के लिए है बल्कि युवाओं के लिए भी है, किसानों के लिए, अन्नदाता के लिए भी है, नारियों के लिए भी है, जो महिला एम्पावरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा फंड रखा गया। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सेक्टर्स में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, क्योंकि यही दो ऐसे हैं कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर और रोजगार बढ़ेगा और यहाँ पर भी गरीबी दूर हो पाएगी
और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बेहतर होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी उतना बेहतर होगा, राइट। तो और तभी देश में निवेश आएगा, इंडस्ट्रीज में और ज्यादा रोजगार मिल पाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है 2026-27 का, ये काफी विकास उन्मुख बजट है। अब जरूरत इस बात की कि आपको हम ये बजट क्यों पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं उन लोगों को जो कि किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। इसलिए यहां पे जिन मुद्दों पे बात की, वो ऐसे मुद्दे जहां पे परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे, इन चीजों को बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और फिर अपनी परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, और अगर आपको कुछ भी और भी कोई कमी लगती है, कोई रिक्वायरमेंट आपको और लगती है, कोई और भी विषय पे आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बस लिख दीजिएगा। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला आईएएस। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय के साथ, तब तक अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।